मूवी की शुरुआत में हम एक बहुत बड़े बिजनेसमैन आदमी को देखते हैं जिसका नाम कांग है। वो एक फंक्शन में डायमंड से रिलेटेड एक बहुत बड़ी डील साइन करने जा रहा था, जिसकी वजह से उसके देश को बहुत बड़ा फायदा होगा। लेकिन उस फंक्शन में जाने के बाद उसने जैसे ही डील साइन करी तो उसी दौरान उस पर आतंकी हमला होने लगा, क्योंकि वो लोग पहले से ही कांग को मारने का प्लान बनाकर आए हुए थे। लेकिन उसके साथ में उसका एक बॉडीगार्ड था जिसका नाम कृष्णा था। एंड जैसे ही कांग पर हमला हुआ तो उसने जल्दी से कांग को बचाते हुए उन लोगों पर फायरिंग करना शुरू कर दिया। उसने कुछ ही देर में अकेले ही कांग को बचाते हुए उन सभी आतंकवादियों को मारकर ढेर कर दिया। जिसके बाद वो जब कांग को लेकर वहां से जाने लगा तो उसी दौरान उसे कुछ और लोगों ने चारों तरफ से घेर लिया और उस पर गोलियां चलाने लगे, जिसकी वजह से कृष्णा ने एक बार फिर से कांग को बचाते हुए उन लोगों पर फायरिंग करना शुरू करा और कुछ लोगों को मार गिराया। लेकिन उसी बीच कांग को भी 2 गोलियां लग गई और वो बेहोश हो गया। जिसके बाद कृष्णा ने जल्दी से उन लोगों को मारकर कांग को एक पास के हॉस्पिटल में एडमिट कराया। जहां कांग से मिलने जब उसकी वाइफ आई तो डॉक्टर ने उसको ये बताया कि कांग मर चुका है। एंड उसी दौरान उसका इकलौता बेटा भी वहां पर आ जाता है जिसका नाम जीवान था। फिर उसकी मॉम जीवान से गले लगकर बहुत रोई। फिर अगले दिन कांग का फ्यूनरल रखा गया था जहां पर बहुत सारे लोग आए हुए थे। उन सभी लोगों ने मिलकर पूरे रीति रिवाज से कांग का अंतिम संस्कार किया। उसी बीच हम देखते हैं कि जीवान बार बार कृष्णा को गुस्से से देख रहा था, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि उसके फादर की जान सिर्फ और सिर्फ कृष्णा की वजह से ही गई है। एंड उसी की गलती की वजह से आज उसके फादर उसके बीच नहीं है। उसे कृष्णा से इतनी ज्यादा नफरत हो गई थी कि वह कृष्णा की शक्ल तक नहीं देखना चाहता था। लेकिन उसकी माँ उसे समझाती है कि इतनी सिक्योरिटी के बीच अगर तुम्हारे पिता को गोली लग गई तो इसमें कृष्णा का दोस्त नहीं है। उसने तो तुम्हारे पिता को बचाने के लिए अपनी पूरी जी जान से कोशिश की थी। तभी जीवान के अंकल के पास उनके वकील का कॉल आता है जो उन्हें जल्द से जल्द ऑफिस में बुला रहा था, क्योंकि मरने से पहले कांग ने कंपनी की वसीयत बनाई थी और उसी से रिलेटेड बात करने के लिए वकील उन लोगों को ऑफिस में बुला रहा था। फिर ऑफिस में जाने के बाद वकील ने कंपनी के सभी सीनियर लोगों के सामने ये बताया कि कांग ने जो वसीयत बनाई थी अब उसके अनुसार कंपनी का चेयरमैन जीवान होगा। एंड इतना ही नहीं, कंपनी के बड़े बड़े फैसले भी उसी के अंडर लिए जाएंगे। इस बात से वहां पर मौजूद सभी लोग एग्री कर रहे थे, लेकिन उन्हीं के बीच में बैठा एक आदमी जिसका नाम किम था वो इस चीज से बिल्कुल भी खुश नहीं था। उसका ये कहना था कि जीवान अभी कंपनी के लिए बहुत छोटा है और इतनी बड़ी कंपनी का भार उठाने के लिए अभी वो रेडी नहीं है। उसकी पढ़ाई लिखाई विदेश में हुई है एंड इसी वजह से उसे कंपनी चलाने के लिए अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। और अगर इस तरह से हम कंपनी का भार जीवान को दे देते हैं तो वो कंपनी को डुबा देगा। लेकिन उसके अंकल को और वहां पर मौजूद सभी लोगों को किम की ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। इसीलिए उन सभी लोगों ने मिलकर जीवान को ही कंपनी का चेयरमैन बनाने का फैसला किया, जिसकी वजह से किम गुस्से में बाहर आया और फिर अपने एक आदमी जिसका नाम सांग था उसे कॉल करके जीवान को मारने की सुपारी दे दी। जिसके बाद जीवान जब ऑफिस से अपने घर जा रहा था तो रास्ते में कुछ लोगों ने उसकी गाड़ी को चारों तरफ से घेर लिया और उस पर फायरिंग करने लगे, जिसमें जीवान के साथ जितने भी गार्ड्स थे वो सभी लोग मारे गए। लेकिन जीवान किसी तरह से अपनी जान बचाकर वहां से भाग गया एंड भागते भागते वो एक पुल से नीचे गिर गया। फिर शाम के समय जब एक कबाड़ी कबाड़ा बीन रहा था तो उसी दौरान उसे कबाड़े के अंदर जीवान मिला जो फिलहाल बेहोशी की हालत में वहीं पर पड़ा हुआ था। वहीं जब किम को ये पता चलता है कि सांग जीवान को नहीं मार पाया तो उसे बहुत गुस्सा आता है। किम को ऐसा लगता है कि जीवान अपनी जान बचाकर अपने घर गया होगा, इसीलिए वो सांग से उसके घर जाकर उसे जान से मारने को कहता है। जिसके बाद सांग ने कुछ किलर को इकट्ठा किया और जीवान को मारने के लिए चोरी से उसके घर में चला गया, जहाँ कुछ लोग नीचे पार्किंग में रुके और बाकी के लोग जीवान को मारने के लिए सीधा ऊपर वाले फ्लोर पर चले गए। लेकिन उनकी किस्मत फूटी हुई थी, क्योंकि वहाँ पर उन्हें जीवान तो नहीं मिला बल्कि उन्हें कृष्णा मिल गया, जिससे जैसे ही शक हुआ कि कोई उसके कमरे में घुसने की कोशिश कर रहा है तो उसने भी अपनी तैयारी कर ली। फिर जैसे ही पहला शख्स उसके कमरे में घुसा तो कृष्णा ने अपने गन की मदद से उसे शूट करके खत्म कर दिया। एंड ऐसे ही उसने सांग के 3-4 लोगों को कमरे के अंदर से ही शूट करके खत्म कर दिया। अब उसके कमरे के बाहर सिर्फ 2 लोग बचे थे जो साथ में ही कमरे के अंदर घुसे और अंदर घुसते ही उन दोनों ने अंधाधुंध फायरिंग करना शुरू कर दिया और इसकी वजह से उनमें से एक आदमी अपने ही साथी की गोली लगने की वजह से मारा गया। उसी दौरान मौका मिलते ही बड़े ही चालाकी से कृष्णा घर की खिड़की से नीचे कूद गया, जो सीधा नीचे जाकर स्विमिंग पूल में गिर गया। उस आदमी ने जैसे ही कृष्णा को देखा तो वो भी नीचे कूद गया, लेकिन वो पानी में गिरने की वजह जमीन पर गिरा, जिसकी वजह से उसकी ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। तभी वहां पर अपने बाकी लोगों के साथ सांग भी आ जाता है, जिसने कृष्णा को देखते ही उस पर फायरिंग करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से कृष्णा को उन लोगों का सामना करते हुए अपनी जान बचाकर वहां से भागना पड़ा। लेकिन इस बीच उसकी तौलिया वहीं पर छूट गई थी और उसके पास इतना भी मौका नहीं था कि वो अपनी तौलिया को ले सके, क्योंकि सांग लगातार उस पर फायरिंग कर रहा था। इसीलिए उसे बिना कपड़ों के ही अपनी जान बचाकर वहां से भागना पड़ा। अब जैसे ही लोगों ने उसे बीच रोड पर बिना कपड़ों के भागते हुए देखा तो सबने उसे पागल समझ लिया और
सीधा पुलिस को कॉल कर दिया। थोड़ी देर बाद वहाँ पर पुलिस आई, जिन्होंने कृष्णा को चारों तरफ से घेर लिया और फिर उसे पागल समझकर उसे पागल खाने में भर्ती करवा दिया। दूसरी तरफ वो कबाड़ी जीवान को अपने साथ अपने घर ले जाता है, जहाँ पर एक औरत अपनी बेटी और अपने 3 भाइयों के साथ रहती थी। वो आदमी उस औरत का भाई था, जिसने ये बताया कि जीवान उसे कूड़े के ढेर में बेहोशी की हालत में मिला था। उसकी तबीयत भी बहुत ज्यादा खराब थी, इसीलिए वो जीवान को यहाँ पर ले आया है। तभी अचानक से जीवान को होश आ जाता है और वो उठकर बैठ जाता है। जिसके बाद उस औरत ने जब जीवान से ये पूछा कि उसके साथ क्या हुआ था, तो जीवान उन लोगों से झूठ बोलता है। उसने उन लोगों से ये कहा कि वो एक घड़ी ढूंढते हुए वहाँ पर गया था, लेकिन अचानक से पता नहीं उसे क्या हुआ, वो बेहोश हो गया। फिर उन लोगों ने जब उसकी घड़ी देखी तो उन लोगों के मन में लालच आने लगा, क्योंकि वो घड़ी कोई आम घड़ी नहीं थी, बल्कि वो बहुत महंगी घड़ी थी। इसीलिए किसी ने भी जीवान से ज्यादा सवाल जवाब नहीं किए और ना ही उसे यहाँ से जाने को कहा। जीवान भी वहीं पर रुकना चाहता था, क्योंकि उसे बहुत अच्छे से पता था कि बाहर कुछ लोग उसकी जान के पीछे पड़े हैं। इधर जीवान की माँ को जैसे ही कृष्णा के बारे में पता चला तो वो तुरंत ही पागल खाने में गई और उसे वहाँ से बाहर निकाला। फिर रास्ते में उसने कृष्णा को ये बताया कि पिछले 2 दिनों से जीवान घर पर नहीं आया है एंड उसे ऐसा लग रहा है कि उसे किसी ने किडनैप कर लिया है। इस बात पर कृष्णा कहता है कि शायद उन्हीं लोगों ने उसे किडनैप किया है जिन लोगों ने उसे मारने की कोशिश की थी। साथ ही उसने जीवान की माँ को ये वचन दिया कि वो किसी भी कीमत पर जीवान को ढूंढ निकालेगा। जिसके बाद हम जीवान को देखते हैं, जो एक वॉच की शॉप पर जाता है, जहाँ पर उसने अपनी वॉच को बेच दिया। उसकी वॉच पूरे 3000 में बिकी थी। 3000 रुपए जीवान के लिए कोई ज्यादा बड़ा अमाउंट नहीं था, लेकिन उस औरत के लिए ये अमाउंट बहुत बड़ा था, क्योंकि वो लोग बहुत गरीब थे। जीवान वो सारा पैसा उस औरत को दे देता है, जिसकी वजह से वो औरत बहुत खुश होती है। फिर वो औरत जीवान को एक दुकान पर ले जाती है और वहाँ पर उससे ये कहती है कि तुम्हें यहाँ से जो भी कुछ खाना है बिना किसी टेंशन के तुम खा सकते हो। जीवान ने उस औरत की नजरों में अपनी इज्जत इतनी ज्यादा बना ली थी कि अगर उसकी बेटी भी जीवान को कुछ कहती थी तो उसकी माँ उसे ही डांटती थी। कुछ ही दिनों में जीवान को वहाँ पर अच्छा लगने लगा, क्योंकि वहाँ पर सभी लोग फैमिली की तरह रहते थे। फिर थोड़ी देर बाद वो जब बाहर आया तो उसने एक टीचर को देखा, जो बस्ती के कुछ लोगों के साथ बच्चों के लिए स्कूल बनवाने की बात कह रहा था। वो सभी लोगों से स्कूल बनवाने के लिए डोनेशन मांग रहा था एंड वहाँ पर मौजूद सभी लोग गरीब थे, इसी वजह से उस टीचर को उन लोगों से ज्यादा उम्मीद नहीं थी। फिर कुछ देर बाद जीवान उसके पास जाता है और उससे ये पूछता है कि स्कूल बनवाने के लिए उसे कितने पैसों की जरूरत है। उस टीचर ने जीवान को ये बताया कि फिलहाल उसे स्कूल बनवाने के लिए पूरे 1 लाख रुपए की जरूरत है एंड उसे इस बात की टेंशन हो रही है कि इतने सारे पैसे कहां से आएंगे। इस बात पर जीवान ने उस टीचर से ये कहा कि उसका एक दोस्त है जो 1 मिनट में ही इतने सारे पैसों का इंतजाम कर सकता है। जीवान ने ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि वो किसी को भी ये नहीं बताना चाहता था कि वो कितना अमीर आदमी है। उसने तुरंत ही एक पीसीओ से अपनी माँ को कॉल किया एंड उसकी आवाज सुनते ही उसकी माँ भावुक हो गई और उससे ये पूछने लगी कि वो कहाँ पर है। इस बात पर जीवान ने अपनी माँ से ये कहा कि फिलहाल वो ठीक है और बिल्कुल सुरक्षित है, लेकिन वो ये नहीं बता सकता कि वो कहाँ पर है। साथ ही उसने अपनी माँ से अपने अकाउंट में कुछ पैसे डालने को कहा और फिर थोड़ी देर बाद उसने कॉल काट दिया। कॉल कटते ही उसकी माँ ने तुरंत ही कृष्णा को कॉल करा और उसको ये बताया कि उसने अभी अभी जीवान से बात की है। इस बात पर कृष्णा ने उससे ये कहा कि वो किसी भी कीमत पर जीवान को ढूंढ लेगा, लेकिन फिलहाल वो जीवान के बारे में उसे कुछ न बताए, क्योंकि उसका कॉल ट्रैक हो रहा है। और सच में सांग उसका कॉल ट्रैक कर रहा था। फिर अगले दिन जीवान ने एटीएम से कुछ पैसे निकाले और स्कूल के बच्चों को कंप्यूटर गिफ्ट करा। और ये चीज उस औरत की बेटी मीहो भी देख रही थी, जिससे जीवान से कहीं न कहीं लगाव शुरू हो गया था। फिर शाम को बर्तन धोते वक्त उसने जीवान से ये कहा कि अब तो तुम पूरी तरह ठीक हो गए हो, तो तुम अपने घर क्यों नहीं जाते। इस बात पर जीवान ये कहता है कि मुझे यहाँ पर अच्छा लगने लगा है, इसीलिए मैं यहाँ पर और रुकना चाहता हूँ। जीवान की बातों से लग रहा था कि वो भी कहीं न कहीं मीहो को पसंद करता है। उसी दौरान मीहो के ऑफिस से कॉल आया और उसको ये पता चला कि बाहर किसी का बहुत बुरा एक्सीडेंट हो गया है और उसे तुरंत ही जाना होगा, क्योंकि वो इमरजेंसी सर्विस में काम करती थी। वो जीवान को भी अपने साथ वहाँ पर ले गई। वहाँ पर पहले से ही इस न्यूज को कवर करने के लिए बहुत सारी मीडिया आई हुई थी एंड सांग ने जीवान को न्यूज के माध्यम से देख लिया और उसे वो पहचान गया। फिर अगले सुबह टीचर ने जीवान का धन्यवाद करते हुए सभी को ये बताया कि जीवान ने स्कूल बनवाने के लिए पूरे 1 लाख रुपए का डोनेशन दिया है। ये बात सुनकर वहाँ पर मौजूद सभी लोग बहुत खुश हुए एंड वहीं पर मीहो भी थी, जो जीवान से बहुत ज्यादा इंप्रेस हो गई थी। एंड फिर वो उसके पास गई और उससे ये पूछा कि आखिर इतने सारे पैसे वो कहाँ से लाया है, लेकिन जीवान ने किसी भी कीमत पर उसे अपनी सच्चाई नहीं बताई। उसी दौरान उनके पास एक आदमी आया जिसने जीवान को एक पर्ची दी और बाजार से कुछ सामान लाने को कहा। फिर वो दोनों सामान लेने के लिए मॉल में जाते हैं, जहाँ पर जीवान मीहो से ये पूछता है कि क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है। इस बात पर मीहो ये कहती है कि अभी तक उसकी लाइफ में कोई भी ऐसा लड़का नहीं आया है जिसको उसने बॉयफ्रेंड बनाया हो। इस बात से जीवान मन ही मन बहुत खुश होता है, क्योंकि वो भी उसे बहुत पसंद करता था। उसी दौरान जीवान
जीवान को एक रिंग मिलती है जिसको लेकर वो मीहो को प्रपोज करने ही जा रहा था। तभी वहां पर सांग अपने कुछ लोगों के साथ पहुंच जाता है जिसने उन दोनों को ही गन पॉइंट पर पकड़ लिया। लेकिन गन देखते ही वहां पर किसी ने इमरजेंसी का बटन दबा दिया, जिसकी वजह से कुछ ही देर बाद बाहर पुलिस भी आ गई। फिर बाहर से एक ऑफिसर ने उन लोगों से ये कहा कि वो लोग खुद को पुलिस के हवाले कर दे, वरना वो बेमतलब में मारे जाएंगे। इस बात पर सांग ने ये कहा कि पहले उसे पूरे 1 करोड़ रुपए चाहिए, जिसके बाद ही वो उन लोगों को छोड़ेगा। लेकिन उसी दौरान पुलिस वालों ने ये देखा कि एक कार मॉल की तरफ स्पीड से जा रही थी, जिसे पुलिस वाले भी नहीं जानते थे। वो गाड़ी सीधा मॉल के अंदर गई, जिसके अंदर कोई और नहीं बल्कि कृष्णा बैठा था, जिसने वहां पर आते ही अपने गन की मदद से सांग के लोगों को मारना शुरू कर दिया। वहीं एक टोनी नाम का लड़का था जो गोलियों की आवाज सुनकर वहीं लेट गया था। एंड कृष्णा उसको आम लड़का समझकर उसके पास जाता है और उससे ये कहता है कि बेटा जल्द से जल्द तुम यहाँ से अपनी जान बचाकर निकल जाओ। इतना कहने के बाद वो बाकी और लोगों को मारने चला गया। उसी बीच उसने ये देखा कि वो लड़का जिसका नाम टोनी था वो भी अकेले ही उन लोगों को मार रहा था। उसके पास ना तो कोई गन थी और ना ही कोई हथियार, लेकिन उसके बावजूद वो अकेले ही उन लोगों पर भारी पड़ रहा था। फिर उसने जब सबको मार दिया तो कृष्णा उसके पास आया और उससे ये पूछने लगा कि आखिर वो है कौन। इस बात पर उस लड़के ने कृष्णा से ये कहा कि दुनिया उसे टोनीजा नाम से जानती है। इतना कहकर वो वहां से चला जाता है। जिसके बाद कृष्णा जल्दी से जीवान को अपनी गाड़ी में बैठाता है और उसे वहां से ले जाता है। कृष्णा जीवान को सीधा उसकी माँ के पास ले गया, जहाँ पर जीवान उसे खरी खोटी सुनाने लगा, क्योंकि कृष्णा ने उसे तो बचा लिया था लेकिन उसने मीहो को अकेला वहीं पर छोड़ दिया था। उसने कृष्णा से ये कहा कि अगर मीहो को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। इस बात पर कृष्णा उससे ये कहता है कि मुझ पर भरोसा करो, मैं उसे भी किसी भी कीमत पर सही सलामत ले आऊंगा। फिर शाम होने के बाद हम जीवान को देखते हैं जो इस टाइम पर मीहो को बहुत ज्यादा मिस कर रहा था। उसे मीहो की फिक्र हो रही थी, इसलिए उसने चोरी से अपनी गाड़ी निकाली और मीहो से मिलने के लिए सीधा उसके घर की तरफ जाने लगा। लेकिन रास्ते में उसे किम ने पकड़ लिया और उसे किडनैप करके अपने साथ एक गोदाम में ले आया, जहां उसने उसके सामने एक पेपर रखा और साइन करने को कहा ताकि उसकी कंपनी का मालिक वो बन जाए। लेकिन जीवान ने जब उसके कहने पर भी कहीं भी साइन नहीं किया तो किम उसे ब्लैकमेल करने के लिए उसके सामने उसके अंकल को लाया, क्योंकि उसने उसके अंकल को भी किडनैप किया हुआ था। उसने जीवान से ये कहा कि तुमने अगर अब भी साइन नहीं किया तो मैं तुम्हारे सामने तुम्हारे अंकल को मार दूंगा। लेकिन इसके बाद भी जब जीवान ने कहीं भी साइन नहीं किया तो किम फाइनली उसके सामने उसकी माँ को लाता है। एंड इस बार फाइनली अपनी मॉम को देखने के बाद जीवान इमोशनल हो गया और उसने फिर साइन कर दिया। जिसके बाद किम सीधा उसके अंकल के पास जाता है और उसके हाथ खोलकर वो पेपर उसको दे देता है। और यहाँ पर जीवान और उसकी माँ को ये पता चलता है कि ये सारा प्लान उसके अंकल का था, क्योंकि उसके अंकल शुरू से ही उसकी कंपनी को हथियाना चाहते थे। वहीं पर वकील भी था जिसने ये कहा कि ये पेपर अभी लीगल नहीं माना जाएगा, क्योंकि इस पर कंपनी की सील नहीं लगी है। एंड कंपनी की जो सील है वो मरने से पहले कांग ने कृष्णा को दे दिया था। अब किम और उसके अंकल के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम की बात ये थी कि वो लोग अब कृष्णा को कहाँ ढूंढे। लेकिन उसी दौरान कृष्णा खुद ही उन्हें ढूंढता हुआ सीधा वहीं पर पहुंच गया। जिसके बाद किम ने जब उससे कंपनी की सील मांगी तो कृष्णा ने उनके सामने एक शर्त रखी। उसका ये कहना था कि पहले तुम जीवान और उसकी मॉम को छोड़ो, तभी मैं कंपनी की सील दूंगा। लेकिन किम को ये बिल्कुल भी मंजूर नहीं था, इसलिए उसने अपने कुछ लोगों को उसे मारने के लिए उसके पास भेज दिया, जिन्होंने पहले तो कृष्णा को बहुत मारा। उन्होंने उसे इतना मारा कि उसकी हालत खराब हो गई। लेकिन जब कृष्णा ने उन्हें मारना शुरू करा तो उसने कुछ ही देर में उन सभी लोगों को मारकर खत्म कर दिया। जिसके बाद फाइनली किम और जीवान के अंकल ने भी उसे मारने की कोशिश की, लेकिन वो लोग भी उसे नहीं मार पाए। फिर थोड़ी देर बाद वहाँ पर पुलिस आ गई, जिन्होंने सभी अपराधियों को पकड़ा और उन्हें पकड़कर वहाँ से ले गई। वहीं जीवान को ये रियलाइज हुआ कि उसने कृष्णा को बहुत ज्यादा उल्टा सीधा बोला था, इसलिए उसने सबसे पहले उससे माफी मांगी और साथ ही उसने अपनी मॉम को मीहो के बारे में बताकर उससे शादी करने की बात कही। एंड उसकी मॉम भी इस शादी के लिए मान गई, क्योंकि जीवान मीहो से बहुत प्यार करता था। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि मीहो उदास होकर अपने घर में बैठी थी। एंड उसी दौरान उसकी मॉम ने टीवी में ये देखा कि एक बहुत बड़ा आदमी पूरी बारात के साथ उनकी जुग्गी की तरफ आ रहा था। उन लोगों ने जब बाहर जाकर देखा तो वो हैरान हो गए, क्योंकि वो जीवान था जो पूरी बारात के साथ मीहो से शादी करने के लिए उनके घर पर आया था। वो लोग सबसे ज्यादा इस बात से हैरान थे कि वो लोग जीवान को गरीब आदमी समझते थे। खैर जीवान ने यहाँ पर मीहो को रिंग पहनाई और उससे शादी करी, और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं मिलूंगा आपको नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।